हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए हम पहले से परिचय दे दें कि इसमें हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो अभी दुनिया में कुछ चुनाव हुए हैं, जैसे स्वीडन में चुनाव हुआ है, वहाँ का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है। इटली में चुनाव संपन्न हुआ है, ब्रिटेन में चुनाव संपन्न हुआ है। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण देश हैं वहाँ पर चुनाव हुए हैं और वहाँ पर दक्षिणपंथी सरकार आई हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है वो है यूरोप के देशों में तानाशाही प्रवृत्तियां क्यों उभर रही हैं। तो इससे संबंधित हम बातें देखेंगे और इसको रिलेट अगर करें तानाशाही प्रवृत्ति ये सारा, तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर क्या ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। दूसरा टॉपिक होगा, दैनिक जागरण में छपा एक लेख है, चुनाव आयोग की चिट्ठी। तो रेवड़ी संस्कृति, जो फ्री बीज वाला कल्चर है, इसके ऊपर क्या बात है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा अगला लेख है, दोहरी नौकरी का ज्वालामुखी फूटने के कगार पर, इसको जिसको कहा जा रहा है मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग ये सब क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और ये लंबा सा लेख है और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। फिर अगला है, जनसत्ता में एक छपा है, आर्थिक असमानता और सुशासन। तो आर्थिक असमानता ये सब जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर चुनाव आयोग की पहल, तो वही फ्रीबीज वाला जो है ना, मुफ्त सौगात, ये फ्रीबीज, राजनीतिक संस्कृति, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो ये दोनों फ्रीबीज वाले आर्टिकल्स हम एक लाइन से ही देख लेंगे। फिर अगला है, तेज होगा बुनियादी विकास। इसमें आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ये 5G सेवा से क्या फ़ायदे, नफ़ा नुकसान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है, देखिए किसी ने कमेंट किया है, मैसेज किया है, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। वाह! तो आप भी करिए, सब्सक्राइब करिए आप भी चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला टॉपिक बहुत सारा है, तो 1 आध घंटे का बन सकता है वीडियो। यूरोप के देश में तानाशाही प्रवृत्तियां क्यों उभर रही हैं। चलिए देखते हैं क्यों उभर रही हैं। भारत के बौद्धिक मित्र मुझसे पूछ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यूरोप में क्या फिर से मुसोलिनी और हिटलर का उदय होने वाला है। अच्छा, मुसोलिनी और हिटलर था जर्मनी में, मुसोलिनी था इटली में। ये दक्षिणपंथी रहे होंगे या क्या, मतलब वो तानाशाही प्रवृत्ति के, माफ़ करिएगा, रहे होंगे। तो ये बातें फिर से निकल रही हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्या फिर से यूरोप में तानाशाही प्रवृत्ति आ रही है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यह सवाल उन्हें क्यों पूछना पड़ा। अरे वाह, देखिए फिर से कमेंट आया है। कमेंट मतलब, मुझे आपकी वीडियो अच्छे लगते हैं, बहुत नॉलेज देते हो आप। देखिए हैं, इतनी प्रशंसा आ रही है, तो आप भी थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक वाइक करिए प्लीज़, आप भी मुझे सपोर्ट करें। ओह हो, नहले पे दहला है ये। रुकिए मैं इसको फ्लाइट मोड पे लगाता हूँ पहले। ये तो बेइज्जती कर दिया ऑनलाइन, मुझे भी सपोर्ट करें। चलिए खैर। तो यह सवाल उन्हें क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की राजनीति में उनका दम घुट रहा है। उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जिन देशों में जो नए तत्व उभर रहे हैं, उनका चरित्र फांसीवाद और नाजीवाद के ढर्रे पर होगा। यूरोप के कई देशों के दक्षिणपंथी नेता जो इधर लोकप्रिय होते जा रहे हैं, लगभग, है ना, तो लगभग 100 साल पहले इटली में मुसोलिनी का उदय उग्र राष्ट्रवादी और विस्तारवादी विचारधारा के कारण हुआ, और जर्मनी में हिटलर के उदय के पीछे यहूदी घृणा और प्रथम विश्व युद्ध की पराजय थी। इधर इटली में जियोर्जिया मेलोनी के प्रधानमंत्री बनते ही जॉर्जिया मेलोनी के प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया के लोकतांत्रिक बुद्धिजीवियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इटली यूरोप का तीसरा बड़ा देश है। ठीक है ना, इटली जो है यूरोप का तीसरा बड़ा देश है। और यहाँ पर जो सरकार बनी है वो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनी है वहाँ पे, जो कि माना जा रहा है कि मुसोलिनी के ढर्रे पर चलने वाली हैं, मतलब उनकी विचारधारा को मानने वाली ये प्रधानमंत्री हैं। और मुसोलिनी क्या है, तो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाला व्यक्तित्व रहा है इतिहास में।
जिसको तानाशाह के रूप में भी कहा जा रहा है। तो इटली जो है यूरोप का तीसरा बड़ा देश है, और मेलोनी किसी ज़माने में मुसोलिनी समर्थकों की भक्त रही हैं। ठीक है, उन्होंने जिन दो पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसमें मतेओ साल्विनी की पार्टी खम ठोक कर उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार करती रही हैं। मेलोनी अब कई वर्षों से मुसोलिनी का नाम भी नहीं लेती। वे यूरोपीय संघ के वर्चस्व को चुनौती देंगी। ठीक है ना, इनका जो विचार क्या है कि यूरोपीय संघ की जो वर्चस्व है इसको चुनौती देंगी, क्योंकि जो राष्ट्रवाद है वो मुख्यतः जैसे ये भी बात होती है कि बाहरियों को आने से रोकना, ये मसला होता है, और किसी के बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा स्वीकार न करना। तो ये सब बातें मतलब कुछ तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं, उसमें से एक दो बातें ये भी आ जाती हैं, कहीं कहीं ट्रेंड में देखने में मिल जाता है। तो ऐसा इटली में हो सकता है कि वहाँ की जो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनी हैं, तो वो यूरोपीय संघ की वर्चस्व को चुनौती दें। और तीसरा बड़ा देश है, इसको हम ध्यान में रखें, इटली जो है वो तीसरा बड़ा देश है। कहाँ का? यूरोप का। ठीक। और जनसंख्या बढ़ाने और टैक्स घटाने के लिए कई कदम उठाएंगे। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए और टैक्स को घटाने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे जो यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री हैं श्रीमती लिज ट्रस, तो उनका भी विचार है कि टैक्स को घटाया जाए, लोगों के ऊपर जो बर्डन को कम किया जाए, ताकि जो ग्रोथ है देश का, यानी उनके देश का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लगभग यही स्थिति फ्रांस में भी पनप रही है। वहाँ राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रों हैं, लेकिन उनको सबसे तगड़ी टक्कर है मरीन ली पेन ने, है ना। मतलब जो उनको टक्कर दी थी वो दी थी मरीन ली पेन। अच्छा देखिए, यूरोप में एक बात ये भी है कि फ्रांस में जो टक्कर देने वाली, इमैनुअल मैक्रों को टक्कर देने वाली प्रतिनिधि रही थी, उनका वो महिला है। यूनाइटेड किंगडम में जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो एक महिला है। इटली में जो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनी है वो एक महिला है। स्वीडन में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो प्रधानमंत्री बने हैं वो शायद पुरुष हैं कि महिला हैं, इसको देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के यूरोप में क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे महिलाएं अपना कर रही हैं। जैसे न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में, तो न्यूजीलैंड में एक महिला प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका में बात करें तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं एक महिला हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में महिलाओं का प्रतिनिधि देखने में मिल जाता है। हालांकि भारत में जो राष्ट्रपति हमारी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी एक महिला हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन जो स्थानीय संस्थाएं हैं तो उसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड मतलब ग्रास रूट स्तर पर, तो ये जो प्रतिनिधित्व तो अच्छी बात है, 33% है, लेकिन असल में ऐसा भी देखने को मिलता है, किताबों में या समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि पत्नियां या मतलब जो महिलाएं होती हैं वो प्रतिनिधित्व तो खाली कागज़ों पर उनका रहता है, असल में उनके जो पति या भाई ये होते हैं वो जा कर के काम करते हैं ग्रास रूट स्तर पर। तो ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन हाँ, संविधान ने 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत महिलाओं को ये हक दिया है, तो ये एक बड़ी बात है। और धीरे धीरे सोशल इंक्लूज़न होगा, लोगों में शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता, ये सब का प्रसार होगा, तो महिलाएं ठीक प्रकार से समाज में प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। तो 2022 के चुनाव में उन्हें 41% वोट मिले। किसे? मरीन ली पेन को 41% वोट मिले। आश्चर्य नहीं कि अगले चुनाव में राष्ट्रपति बन जाएं, ये भी हो सकता है। वे उग्र राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, जो मरीन ली पेन है वो उग्र राष्ट्रवादी हैं। तो इटली का जो था मुसोलिनी, वो भी उग्र राष्ट्रवादी और विस्तारवादी था। इस समय की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी इटली की, वो भी माना जा रहा है कि उग्र राष्ट्रवादी हैं। हालांकि वो मुसोलिनी की चर्चा पिछले दिनों करी नहीं है, ऐसा पेपर में लिखा हुआ है। यूरोपीय संघ के हस्तक्षेप को घटाना चाहती हैं। ठीक है, प्रवासियों को देखो, जो उग्र राष्ट्रवादी होता है वो क्या करेगा? हस्तक्षेप को घटाने का प्रयास करेगा, प्रवासियों को
लदने नहीं देना चाहती, तो मतलब प्रवासियों को आने नहीं देगा अपने देश में, या मतलब उनके संसाधनों पर उनका ज़्यादा दबाव ना पड़े, ऐसा प्रयास करेगा। वैश्वीकरण और अमेरिकी वर्चस्व की भी विरोधी हैं। कौन? ये मरीन ले पेन, जिनको 41% वोट मिले थे फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया है, ठीक है ना, यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया है। किसने? मरीन ले पेन ने। लेकिन वे रूस के साथ फ्रांस के संबंधों को मधुर बनाने की पक्षधर हैं। वे फ्रांस को मुस्लिम प्रभाव से मुक्त करवाना चाहती हैं। देखिए क्या नाम है, तो बड़ी तगड़ी महिला हैं, मरीन ले पेन है, मरीन ले पेन। इनका विचार क्या है, फिर से देखें तो यूरोपीय संघ के हस्तक्षेप को घटाना, प्रवासियों को फ्रांस में बढ़ने ना देना, वैश्वीकरण और अमेरिकी वर्चस्व की विरोधी हैं। रूस का जो आक्रमण हुआ यूक्रेन पर उसकी विरोधी हैं, लेकिन रूस से संबंध को बढ़ाना भी चाहती हैं, इसके पक्षधर हैं। फ्रांस में मुस्लिम प्रभाव को मुक्त करना चाहती हैं। वे नाटो की फौजी जकड़ से भी फ्रांस को बाहर निकालना चाहती हैं। नाटो का जो बहुत ज़्यादा दबदबा है तो उससे भी निकालना चाहती हैं फ्रांस को। कौन? मरीन ले पेन। और इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। इसी तरह स्वीडन, देखिए स्वीडन आ गया ये। इसी तरह स्वीडन में पिछले माह हुए चुनाव में ब्लू ब्लॉक पार्टी को 20% से ज़्यादा वोट मिले हैं। इस पार्टी के नेता अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन वे मूलतः नए नाजी कहलाते हैं। ये भी यहूदियों मुसलमानों के विरोधी हैं। वे बाहरी लोगों को स्वीडन में बसने और बढ़ने नहीं देना चाहते। स्वीडन की नई गठबंधन सरकार में परस्पर विरोधी विचारधाराओं की पार्टियां हैं, इसीलिए लगता नहीं कि वह उग्रवाद पनप पाएगा। लेकिन स्वीडी राजनेता में उग्र दक्षिणपंथियों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। पूर्वी यूरोप के कई देश दशकों तक सोवियत संघ के प्रभाव में वामपंथी रहे हैं, लेकिन अब उनमें दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी सरकारें बन गई हैं। हंगरी में बात करें तो हंगरी में घनघोर दक्षिणपंथी पार्टी फिडेस के नेता, क्या नाम है, विक्टर ऑर्बन पांचवी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओरबन को लोग तानाशाह और पूंजीवादी मानते हैं। इसी तरह पोलैंड में राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा के शासन के डंडे के जोर पर चलने वाला माना जाता है। सर्बिया में भी अलेक्जेंडर वुचिक का निरंकुश राज चल रहा है। उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तरी आयरलैंड की उग्र राष्ट्रवादी पार्टी सिन फीन को भी इस बार संसद में काफ़ी सीटें मिली हैं। वह उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाने पर आमादा है। फिनलैंड और एस्टोनिया में भी दक्षिणपंथी पार्टियों को निरंतर बढ़त मिल रही है। जर्मनी भी आप्रवासियों से काफ़ी परेशान है। फ्रांस और जर्मनी ने अफ्रीकी और अरब मूल के लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जर्मनी के लोग यूँ तो हिटलर नीतियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन वहाँ भी उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को 12 से 15% वोट मिलने लगे हैं। लोकतंत्र के इन गढ़ों में तानाशाही प्रवृत्तियाँ क्यों उभर रही हैं, और क्या किसी दिन ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी खतरे की कोई संभावना है। यह ठीक है कि बढ़ते हुए आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव के कारण कुछ उग्रवादी तत्वों का यूरोप में महत्व मिल रहा हो, लेकिन उन तत्वों को भी पता है कि अब फासीवाद और नाजीवाद के दिन लद चुके हैं। उन्हें पूर्ण बहुमत कहीं नहीं मिल रहा है। अमेरिकी वर्चस्व और नाटो के शिकंजे को ये राष्ट्र ढीला करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह चाह भी उनके लोकतांत्रिक स्वभाव की अनिवार्य आवश्यकता है। उग्रवादी लोग भी सत्तारूढ़ होते ही रंग बदलने लगते हैं, जैसा कि इटली में हो रहा है। ये रहा इसका डिस्कशन। अब अगला है चुनाव आयोग की चिट्ठी। तो 2 आर्टिकल हैं इसके ऊपर, दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर अगला उस पर जाके। तो ये फ्रीबीज कल्चर जो है बड़ा चर्चा में रहा है। फ्रीबीज के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ्रीबीज का नुकसान जो है वो तो एक है कि राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ जाता है। राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ जाता है, सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। और रेवड़ी कल्चर से क्या है कि जो
कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मतलब कम होगा, बाकी चीज़ों पर रेवेन्यू ज़्यादा खर्चा होगा। और माना जाता है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न में बेनिफिट के रूप में आपको 250 से लेकर के 300 रुपये का आपको फ़ायदा बेनिफिट मिल सकता है। जैसा कि संसद टीवी के एक डिबेट में एक अर्थशास्त्र की जो स्कॉलर हैं उन्होंने ऐसा बताया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत जैसे देश में करना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है हमारे संविधान का, तो उसके मद्देनज़र हम जो वंचित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, डिप्राइव्ड क्लास हैं, उनके लिए हम खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, जैसे खाद्य सुरक्षा की बात करें तो आर्टिकल 41 में खाद्य सुरक्षा की बात है। पोषण का अधिकार होना चाहिए, पोषण सुरक्षा हो, पोषण सुनिश्चित हो सके, तो ये आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है। तो खाद्य सुरक्षा 41 में, पोषण सुरक्षा 47 में। तो ये, और वैसे भी आर्टिकल 21 में देखें तो जीवन का अधिकार है, लाइफ का राइट है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें जिनके पास भोजन की दिक्कत है, समस्या है, तो उनके लिए भोजन देना, फ्री में देना या बहुत कम मूल्य पर देना, ये सरकार का दायित्व बनता भी है। और किसी भी एक अच्छे लोकतंत्र में अगर एक बड़ा तबका भोजन के मारे अगर परेशान रहे, लाचार रहे, तो ये एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो ऐसे में सरकार उनके लिए काम करे तो अच्छी बात है। मेट्रो भी बने, हवाई एयरपोर्ट्स भी बने, सब कुछ बने, ट्रेड हो खूब, 5G टेक्नोलॉजी आए, प्रचंड आए, डिफेंस सिस्टम अच्छा हो, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो एकदम से वंचित गरीब तबका है, उनके लिए भोजन, उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए शिक्षा, जो एकदम आधारभूत, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी होनी ज़रूरी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेवड़ी संस्कृति जो लिखा हुआ है कि मतलब जनता को बहकाने के उद्देश्य से कि लो चुनाव आने वाला, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, तुमको जो है ये हवाई यात्रा करवाएंगे। तो ये सब झूठ मूठ की करने से क्या है, गरीबी तो हटेगा नहीं। और मतलब एक बार मज़ा मिल जाएगा, उसके बाद 5 साल क्या करेंगे। तो ऐसे में उनको बहकाना, ऐसे लोक लुभावन वायदे करना, तो ये एक अच्छी, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की निशानी नहीं मानी जा सकती है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें देना वो अनिवार्य भी होती हैं, लेकिन उसका राजनीतिक मतलब ऐसा तुष्टीकरण या फ़ायदा, अवसरवादिता के रूप में ना देखा जाए, और कंपटीशन ना हो इस बात में कि हम मतलब ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वही चीज़ें देने का वायदा करें जो दिया जा सकता है और जो गरीबों के लिए सचमुच हितकारी हैं और लंबे समय तक के लिए हितकारी हैं, उस पर ज़्यादा फोकस हो। खैर, रेवड़ी संस्कृति को लेकर चर्चा के बीच चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को लिखी गई यह चिट्ठी महत्वपूर्ण है कि वे अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यावहारिकता की जानकारी मतदाताओं को दें। ठीक है ना, वित्तीय व्यावहारिकता की जानकारी दें कि इतना वादा लंबे लंबे हाँक रहे हो तो ये करोगे कहाँ से, तो इसकी जानकारी जनता को दीजिए। इस चिट्ठी में उसने दर्ज दलों से इस बारे में से राय मांगी है कि क्यों ना चुनावी वादों को लेकर एक प्रारूप बना दिया जाए। इसमें संदेह है कि राजनीतिक दल इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वे चुनावों के समय लोक लुभावन घोषणाएं कर लोगों को लुभाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस क्रम में कई बार हवा हवाई और ऐसी घोषणाएं कर दी जाती हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता, या जो सरकारों के लिए आर्थिक रूप से एक बोझ बन जाती हैं। ठीक है ना, इसके दुष्परिणाम अंततः जनता ही भुगतती है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि जब कभी लोक लुभावन वादों को पूरा करने के उपायों को लेकर सवाल उठते हैं तो ऐसे तर्क दिए जाने लगते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर संबंधित योजना के लिए राशि जुटाएंगे। कभी कभी तो इस बारे में कुछ कहने बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती, और फिर सत्ता में आने पर अपने वादों को आधे अधूरे ढंग से पूरा करने की कोशिश में आर्थिक नियमों की अनदेखी की जाती है, या फिर कर्ज लेकर जैसे तैसे काम चलाया जाता है। इससे होता यह है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति और
खस्ता हाल हो जाती हैं। इसका उल्लेख हाल में भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों की ओर से जारी रपट में किया गया है। इस रपट के अनुसार रेवड़ी संस्कृति का चलन आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उक्त रपट यह भी कहती है कि राज्यों के बजट में कर्ज का हिस्सा करीब 4.5% तक पहुंच गया है। विडंबना यह है कि चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक दलों की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं करने का सिलसिला कायम है। जब कोई एक दल चुनावी लाभ के लिए रेवड़ी बांटने का घोषणा करता है, तब अन्य दल भी ऐसा ही कुछ वायदा करने के लिए विवश हो जाते हैं। चुनाव आते आते यह एक होड़ में बदल जाती है। रेवड़ी संस्कृति का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी है, लेकिन राजनीतिक दल उसके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं कि इस संदर्भ में कोई विशेषज्ञ पैनल गठित कर दिया जाए। स्पष्ट है कि वे यह बताने को तैयार नहीं हैं कि उनके द्वारा किए जाने वाले वादे राज्य या केंद्र सरकार के वित्तीय ढांचे के अंदर टिकाऊ साबित होंगे। इन स्थितियों में यही उचित है कि लुभावने वादों के संदर्भ में कोई ऐसी नीति बने जिससे राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए मनमानी घोषणाएं करने से बाज आएं। राजनीतिक दलों को इसके लिए जवाबदेह बनाया ही जाना चाहिए कि वे जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं उनके लिए राजस्व कहां से जुटाएंगे। यह तब संभव होगा जब चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। तो अभी इतना ही हम पढ़ते हैं, बाकी का आर्टिकल वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।